ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और संडे भी अच्छे गया होगा, सभी ने एंजॉय भी किया होगा, पढ़ा भी होगा और थोड़ा सा रिलैक्स भी किया होगा और सभी वापस भरपूर एनर्जी के साथ इस वीक में आ चुके हैं। और इस वीक में भी हमें दबा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद आप भली मजे करना। जब एग्जाम हो जाएंगे तब आप रिलैक्स ही रिलैक्स, उससे पहले मेहनत लगातार करनी है, ठीक है। फटाफट नाम पढ़ लेता हूँ। राजकुमार, मनीष, पंकज, विनायक, अविनाश, मुकेश, माही, कुंदन, अरविंद, अनिकेत, नीलेश, हरपुल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। चलो अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया है। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। आई होप सभी अच्छे हैं और सभी का आने वाला दिन भी अच्छा हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था, प्रक्षेपीय गति वाला। तो चलिए उस भाग पे चलते हैं। फिर जब वो भाग खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको कुछ प्रश्न भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रक्षेपीय गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। जय हिंद सभी को। पवन, मुकेश, भूमिहार, शिवम, रजनीश, गोविंद, सभी को जय हिंद, ठीक है। ओके, तो एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी तक क्या क्या देखा है, ताकि जिसको नहीं समझ में आया था एक बार वो फिर देख ले। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेपीय गति का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को u वेग से थीटा एंगल पर, थीटा कोण पर फेंकते हैं तो वो वस्तु जो पाथ यानी कि जो रास्ता बनाता है वो परवलय होता है, पैराबोलिक होता है और इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेपीय गति कहलाती है। प्रक्षेपीय गति के लिए जो मुख्य चीज चाहिए वो आपको चाहिए कोण। अगर आपको किसी भी वस्तु को कोण पर अगर आप फेंकते हो तो वो वस्तु ऊंचाई पर भी जाती है और दूरी भी तय करती है। दोनों चीजें उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब वो उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर कोई वस्तु पहुंच जाती है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई वस्तु हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाए, उस समय आपको ध्यान रखना है कि वेग जीरो नहीं करना है। यहाँ पर वेग जीरो नहीं होता, यहाँ पर जीरो होता है u साइन थीटा। ध्यान रख लेना, u साइन थीटा का मान जीरो होता है उच्चतम बिंदु पर, जहां थीटा क्या है, जिस थीटा से आपने वस्तु को फेंका है, ठीक है। तो यहां तक हमारी कुछ बात लास्ट क्लास के अंदर हुई थी। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि हम आगे जाके अब इसमें क्या करने वाले हैं। तो टोटल अब इसमें हम 3 चीजें निकालते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कितना दूर गया है क्षैतिज पे, यानी कि हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर गया है, जिसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। हिंदी में कहा जाता है परास। तो एक तो हम ये निकालेंगे कि परास क्या होगा। जब भी कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, प्रक्षेपीय गति करेगी, तो उसका परास कितना होगा, एक तो ये चीज निकालनी है। दूसरी चीज हमें ये निकालनी है कि ये अधिकतम ऊंचाई पर जब जाएगा तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर हमें एक हाइट भी निकालनी है, यानी कि ऊंचाई भी निकालनी है। ध्यान रखना, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कौन सी ऊंचाई है, जब आपका कण या पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, ठीक है। जय हिंद नीतीश। फिर आता है तीसरी चीज जो हमें निकालनी है और वो हमें निकालना है टी। टी क्या होता है? समय। अगर यहां से मैंने इसको फेंका तो ये जब पूरा समय हवा में गुजरा और फिर आके जमीन पे टकराया तो इसको कितना समय लगा हवा के अंदर, जिसको हम उड़न काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो कुल मिला के हमें ये 3 चीजें यहां से निकालनी है। सभी को समझ में आया कि हमें करना क्या है। तो इन 3 चीजों के हम सूत्र निकालेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे। निकालना तो क्या आपको बताऊंगा मैं। और एक चीज आप उसमें जो ध्यान देंगे वो ये है कि हमें सिर्फ 2 ही चीजें पता होती हैं। हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमने कितने वेग से, कितने वेलोसिटी से फेंका है, और दूसरा हमें यह पता होता है कि थीटा कितना होता है, यानी कि कोण कितना होता है। साइन थीटा ही क्यों लेते हैं सर? देखो माई, साइन थीटा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि साइन थीटा वाला जो घटक होता है, जो कंपोनेंट होता है, वही ऊंचाई पर लेके जाता है। तो साइन थीटा वाला घटक जो जीरो करता है, मतलब साइन थीटा का जो घटक होता है वो उसको ऊंचाई पे ले जाता है, कॉस थीटा वाला घटक उसको दूरी तय करवाता है। तो हाइट पे उससे ज्यादा वो जा नहीं सक रहा है, तो इसलिए यहाँ पर साइन थीटा वाला घटक जीरो हो जाता है, ठीक है। विवेक राय हेलो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ये टोटल 3 चीजें निकालने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं उड़न काल क्या होता है। उड़न काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। और मैंने अभी आपको ये भी बोला कि ये वो टाइम है जब वस्तु हवा में रहती है, ये वो टाइम है जब वस्तु एयर में रहती है, हवा में रहती है। तो इतना समय ये हवा में रहेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम उड़न काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। समझ लो, ये वो पॉइंट है, ये वो बिंदु है जहां पर वस्तु इससे ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो वस्तु जो है वो तो आपके ए से सी तक जा रही है, ठीक है। बट अगर मैं इसको तोड़ूं, जैसे मैं बोलता हूं कि ए से बी क्या हो रहा है और बी से सी क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे ए से बी के अंदर वो चढ़ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर वो उतर रहा है। सही बात है, यानी कि यहाँ पर तो ये हमारा राइज कर रहा है, चढ़ रहा है, और यहाँ पर ये फॉल कर रहा है, यानी कि उतर रहा है। बात सभी को समझ में आ गई। अगर मैं आपको बोलूं कि इस ए से सी के बीच में क्या हुआ, तो ए से सी के बीच में ए से बी में तो वो चढ़ा और बी से सी में वो उतरा। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर वो ए से बी तक जाने में, यानी कि चढ़ने में उसको समय लग रहा है t1, लेट्स से उसको चढ़ने में समय लग रहा है t1 और उतरने में समय लग रहा है t2, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उड़न काल, टोटल आवर्तकाल कितना होगा, तो वो होगा t1 प्लस t2। बात सबको समझ में आ गई। तो जितना समय उसको चढ़ने में लगेगा उतना ही समय उसको उतरने में भी लगेगा। अब पॉइंट यहां पर यह है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये दोनों समय बराबर होते हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु प्रक्षेपीय गति कर रहा है तो जितना समय उसको चढ़ने में लगेगा उतना ही समय उसको उतरने में लगेगा। बात सभी को समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि आप ये, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर हम कैच कैच खेल रहे हैं तो जितना टाइम उसको हाइट पे जाने पे लगा तो उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में लगेगा। तो उड़न काल यहाँ पर वो टाइम नहीं है, उड़न काल टोटल टाइम है, कुल टाइम है जब बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आई। बट हमें यह समझ में आ गया कि जितना समय ऊपर में गई उतना समय वो नीचे में आई, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, और दोनों सेम ही होते हैं, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, या मैं ये बोल दूं कि अगर मैं ऊपर जाने वाले समय को दुगना कर दूं या नीचे आने वाले समय को दुगना कर दूं, तो हमें उड़न काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। समझ में आ गया। गुड आफ्टरनून आकृति। ओके, क्लियर है सभी को। तो जितना समय उसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही समय उसको नीचे आने में लगा है, और ये दोनों समय क्या है, टाइम क्या है, बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर हम कोई डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, बस सीधा आपको मैं एक तरीका बताता हूँ क्या याद रखना है। हमें पता है कि देखो ऊंचाई की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर हाइट की बात हो रही है। तो जब भी ऊंचाई की बात करते हैं तो हम साइन थीटा वाला घटक लेते हैं। अभी जैसा मैंने कि आपको पहले भी बताया है, तो ये फॉर्मूला आपको अभी याद करना पड़ेगा। आपको इसमें कोई अभी डेरिवेशन नहीं करना है। तो कैसे याद रखना है, देखो ये 2 तो मैंने अभी आपको बताया ही था, तो ये 2 वैसा का वैसे लगा दो। तो ये जो t होता है यानी कि चढ़ने का समय और उतरने का समय, वो होता है u साइन थीटा बाय जी। कितना होता है, u साइन थीटा बाय जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उड़न काल का फॉर्मूला क्या है, तो वो ये है कि 2u साइन थीटा बाय जी। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि चढ़ने का समय क्या है, वो कितने समय में ऊपर चढ़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने डबल किया है ना इसका, तो ये दुगना किया है। तो मैं कह सकता हूं कि u साइन थीटा बाय जी जो है वो चढ़ने का समय है, और u साइन थीटा बाय जी ही उतरने का समय है। तो जो चढ़ने का समय है उसको मैंने दुगना कर दिया, तो ये वही तो है। तो चढ़ने का समय होता है u साइन थीटा बाय जी। ये मैंने आपको अलग से बता दिया। ठीक है, सभी को समझ में आया है। अब मेरी एक बात यहां से आप समझना कि आप इस फॉर्मूले को अगर ढंग से देखोगे तो इस फॉर्मूले में क्या क्या आ रहे हैं चीजें, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप एक देखोगे तो इसमें 2 आ रहा है, 2 तो चलो नंबर हो गया, ये तो फिक्स है। u जो है, u वो है जिससे आप उस वस्तु को फेंक रहे हैं, यानी कि u आपकी वेलोसिटी है, यानी कि वेग है जिससे आपने उसको फेंका है। ठीक है, सर आंदोलन करके किया, सर आंदोलन करके किया सर, ठीक कर रहा है सर। समझ नहीं आया क्या कहना चाहते हो। ठीक है, जय हिंद हर्षित। ओके, तो एक तो इसमें u आ रहा है, तो u हम ऑलरेडी जानते हैं, u हमारा वेग है यानी कि वेलोसिटी है। साइन थीटा क्या है, घटक है, और साइन थीटा के अंदर थीटा क्या है, कोण है यानी कि एंगल है, जो आपको पता है। और g फिक्स होता है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से देखोगे तो इसमें 2 ही ऐसी चीजें हैं जो बदलती हैं, एक तो u बदलता है और एक साइन थीटा बदलता है, जो कि हमारे हाथों में है, यानी कि जिसको हम जानते हैं।
इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेग आपको पता है और आपको एंगल यानी कि कोण पता है, तो आप बता सकते हो कि इस गेंद को, इस बॉल को कितना टाइम लगेगा वापस जमीन पर आने के लिए। तो एक तरीके का जादू ही हो गया ना, क्योंकि v आपके अंडर है, थीटा आपके अंडर है, तो आप बता सकते हो कि कितने समय में वो बॉल वापस नीचे आएगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आप यहां से समझ सकते हैं। तो आपको बस कुल मिला के दो ही चीजों पर ध्यान रखना है, एक तो u पे और एक थीटा पे, यानी कि जो हमारा वेग है और जो हमारा एंगल यानी कि कोण है। अगर इन दोनों का मुझे ज्ञान है तो मैं उसका t आराम से निकाल सकता हूं। अब पॉइंट यहां पर यह कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक तो डायरेक्ट आपको पूछ लेगा वैल्यू, आपको u दे देगा, थीटा दे देगा, तो आपको बोलेगा बताओ t क्या होगा, ठीक है। हाँ 10 भी ले सकते हैं, अगर आपको प्रश्न में उसने बोला है कि g का मान 10 लो 10 ले सकते हैं, अगर नहीं बोला है तो 9.8 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है गोविंद। अगर प्रश्न में वो 10 दे रहा है तो 10 लेना है, नहीं दे रहा है, अगर 9.8 दे रहा है तो 9.8 लेना है, अगर कुछ भी नहीं दे रहा है तो एक बार 10 लेके कर लो, और अगर आपका आंसर 10 से नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसने 9.8 लिया है। तो ये चीजें होती हैं, अदरवाइज वो प्रश्न में बताता है, ठीक है। 10 लेके भी आप आसानी से उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? ओके हाँ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, अभी तो अभी स्टार्ट है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे वो ये है कि यहां पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो आप देखो टी का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर मैं बोलूं टी का रिलेशन और यू का रिलेशन क्या है, इस पे दोनों पे फोकस रखो, ठीक है। यानी कि टी का और यू का संबंध क्या समानुपाती नहीं है? बिल्कुल सर समानुपाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि t और u एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो जितना ज्यादा आपका u होगा, जितना ज्यादा आपका u होगा उतना ही आपका t होगा। सभी को बात समझ में आ गई? तो यानी कि अगर आप किसी कण का वेग बढ़ाते जाएंगे तो आप उसका आवर्तकाल भी बढ़ता जाएगा। समानुपाती का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप समझ लो कि वेग को मैं दोगुना करता हूं, यानी कि वेलोसिटी को मैं डबल करता हूं, तो मेरा टाइम पीरियड भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सभी परेशान हैं, बट चलो पता नहीं कौन सा आंदोलन चल रहा है, आई डोंट नो, इसके बारे में मैं जानता नहीं हूं, ठीक है। सभी को बात समझ में आ गई? हाँ टी यहां पर टाइम है शिवम, समय है। तो जितना आपका उड़न काल है वो u के साथ बढ़ेगा, u का मान बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही। u यहां पर प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है हर्षित, ठीक है। ये हमारा वो वेग है, वो वेलोसिटी है जिससे हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी चीज जो हमें निकालनी है वो है हमारा परास यानी कि रेंज। अब समझते हैं कि परास क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परास होता है कि क्षैतिज दूरी कितनी है। आपको परास में बताना है क्षैतिज दूरी कितनी है, कितना वो हॉरिजॉन्टल या फिर कह सकते हो आपकी जो रेंज है ना, परास कितना है। परास का मतलब यहां से ये है कि वो क्षैतिज दूरी कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। अब इस वाले केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें भी आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमें डेरिवेशन नहीं करने। मैं आपको एंड में एक तरीका बता दूंगा याद कैसे रखना है, बट अभी आपको चीजें याद रखनी है। बट जो चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फॉर्मूले तीनों के अलग अलग है, मानता हूं, बट तीनों के फॉर्मूले में जो दो ही राशियां जो आपको याद रखनी है, यू आता है और एक थीटा आता है, बस। जी तो सभी में फिक्स रहता है। अब चलिए इस वाले का फॉर्मूला देखते हैं। तो परास का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा है, ये एंगल का डबल है, यानी कि ये डबल थीटा आप इसमें करते हो, ठीक है। तो जब ये 2 थीटा है यानी कि स्क्वायर नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ऐसा नहीं आप बोलोगे कि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, नहीं, ये स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो परास होता है, जो रेंज होती है, वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के बराबर होता है। सभी को क्लियर है? ठीक है। तो किसी भी अगर आपको कण का प्रक्षेपीय गति का परास अगर निकालना है, अगर आपको रेंज निकालनी है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कोण कितना है, आपको पता होना चाहिए यू कितना है। वही चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि यू का और थीटा का ही सारा खेल होता है, जी तो यहां पर फिक्स है। अब यहां से अगर आप देखोगे कि अब आर और यू का क्या संबंध बन रहा है,
तो आर का संबंध यू के साथ अभी भी समानुपाती है, बट ऊपर देखो क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं आर जो है वो यू स्क्वायर के समानुपाती होता है? बिल्कुल सही। तो अगर आप यू को बढ़ाओगे, वेग को बढ़ाओगे, तो परास भी बढ़ेगा। पर प्रश्न यहां पर आता है, क्या सेम मात्रा में बढ़ेगा? नहीं, सेम मात्रा में नहीं बढ़ेगा, स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है। समझो इसको, अगर मैं वेग को 2 गुना कर रहा हूं तो मेरा आर 4 गुना बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना। क्यों हुआ 4 गुना? क्योंकि स्क्वायर होगा यू का। तो अगर आप 2 कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर, 3 कर रहे हो तो सीधा 9, अगर आप 4 गुना कर रहे हो तो सीधा 16 गुना बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था टी का रिलेशन यू के साथ कैसा था, वो समानुपाती था, कोई वर्ग नहीं था, कोई स्क्वायर नहीं था। तो वहां पर तो अगर यू डबल होता है तो टी भी डबल होता है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर भी तो बढ़ रहा है, पर सेम मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो आप कह सकते हो वर्ग हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से समझा दिया। अब इसके अंदर एक और प्रकार के प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि अगर मैं किसी वस्तु को फेंकता हूं और मैं चाहता हूं कि वो सबसे ज्यादा दूर जाए, मतलब उसका जो परास है वो सबसे ज्यादा हो, उसका परास अधिकतम हो, तो उस परिस्थिति में, उस केस में हमें क्या करना है? तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ओके, यहां तक सभी को समझ में आया। अब मैं इस पे आऊंगा कि ये जो इसमें केस क्या है, यदि वाला, और इसमें मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण भी दूंगा, ठीक है। ओलंपिक्स का एग्जाम्पल दूंगा और आप मुझे बता देना मैं यहाँ पर किसका एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ओलंपिक्स में हमें जो मेडल मिला था वो कौन लेके आया था, और अभी जो गोल्ड मेडल हमें मिला है वो कौन लेके आया है, और उसी का एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। तो मुझे फटाफट सभी बच्चे नाम लिखेंगे कि मैं यहाँ पर किसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बॉल है, जो मेरी वस्तु है, वो बहुत दूर जाए। दूर जाए, ऊंचाई हमारा मेन काम नहीं है, हम चाहते हैं वो दूर जाए, यानी कि उसका जो परास है, उसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा दूर जाए, है ना, काफी ज्यादा, मतलब वो दूर जाए। तो हमें उसके बात करनी है। देखो बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब पकड़ लिया है कि यहाँ पर हम किसकी बात अब करने वाले हैं। मैंने कोई नाम नहीं लिया था, बट वहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बात आती है तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं जवेलियन थ्रो की। यानी कि जब हम भाला फेंकते हैं, जवेलियन थ्रो करते हैं, तो वहां पर भी प्रक्षेपीय गति का एक सिद्धांत समझ सकते हो, या एक लॉजिक वहां पर भी आता है, क्योंकि वहां पर भी यही मेन काम होता है। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा जी ने हमें स्वर्ण पदक जिताया था इसके अंदर। तो वहां पर मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कैसे नीरज चोपड़ा ने, या फिर कोई भी जवेलियन थ्रो जो होता है, वो किस तरीके से प्रैक्टिस करता है उसको फेंकने की। देखो, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 2 इंसान हैं। एक इंसान जो बहुत बलवान है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, और वो भाला फेंक रहा है, ऐसे तो फिर वही जीतेगा हमेशा। आज अगर मैं बोल दूं कि खली आ जाए, या फिर कोई बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर इंसान है, इसमें पावर बहुत है, तो अगर वो भाले को फेंके तो भैया वो तो फिर बहुत दूर फेंकेगा, तो ऐसे तो फिर वही जीत जाए, तो उसको लेके खड़ा कर दो। ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ भाला ही फेंकना जरूरी नहीं होता है, टेक्निक बहुत जरूरी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, स्किल बहुत जरूरी होते हैं, स्पीड बहुत जरूरी होती है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो पॉइंट यहां पर यह है कि जब भाला हम फेंकते हैं तो हमारा सबसे पहले देखो हमारा मेन एम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो सिंपल सी चीज है, जब हम भाला फेंकते हैं तो नीरज चोपड़ा या कोई भी जवेलियन थ्रो का मेन क्या होता है, वो चाहता है कि मेरा जो भाला है वो सबसे दूर जाए। कभी भी आप ये मत देखना कि जो भाला जो है वो कितना ऊंचा गया वो नापते नहीं, वो ये नहीं नापते, वो ये नापते हैं कि भाला कितना दूर गया, जहां से वो लाइन है, उस लाइन से वो भाला कितनी दूर है। तो यहां से आपने देखा होगा ऐसे रेडियस बने होते हैं, त्रिज्या बनी होती है अलग अलग मीटर पे, और यहां पर जहां पर भाला गिरता है वहां का वो नाप लेते हैं। तो ये वो दूरी नापते हैं, 37 दूरी। अब ये जो 37 दूरी है ये उनका मेन काम है, यानी कि आपको ये बताना होता है कि वो भाला कितनी दूर जाएगा, और उसी के हिसाब से उनको मेडल दिया जाता है, उसी तरह से उनका रिकॉर्ड बनता है। अब भाला को अगर मुझे दूर फेंकना है तो असल में ये हमारे यहाँ पर रेंज ही तो हुआ, हम परास जिसको बोल रहे हैं ये वही तो 37 दूरी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम इसको अधिकतम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये सबसे दूर जाए। अब दूर जाने के लिए हमें परास को अगर जरूरी तेज करना है, आप कह सकते हो परास को बढ़ाना है,
तो हमें यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, हमें आर को अगर अधिकतम करना है, सुनना बहुत अच्छे से, आर को अगर अधिकतम करना है तो साइन 2 थीटा को अधिकतम करना होगा। अगर मुझे आर को अधिकतम करना है तो मुझे साइन 2 थीटा को अधिकतम करना होगा, और साइन 2 थीटा अधिकतम होगा 1। कितना होगा? 1। तो जब आप साइन 2 थीटा का मान 1 रख देंगे तब वो अधिकतम होता है। अब पॉइंट यहां पर ये होता है कि साइन 2 थीटा होता क्या है, मतलब ये एक तो संख्या है, मतलब एक नंबर है, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा ये कभी भी नहीं हो सकता। तो जब ये 1 हो जाएगा तो आर मेरा सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब 2 थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 45 डिग्री हमने सॉल्व किया, हमने तो 90 को सॉल्व किया है, क्योंकि साइन 90 1 होता है, साइन 45 तो 1/√2 होता है, बट वहां पर 2 थीटा होता है ना, थीटा का डबल होता है, तो इसीलिए अगर हम 45 रखेंगे तभी तो वो 90 होगा। तो उस केस में अगर हम देखें तो 45 डिग्री हमें मिल रहा है। अब कोई बोलता है कि सर अगर मुझे दूर फेंकना है तो मैं नीचे जमीन से क्यों ना फेंक दूं? भैया जमीन से अगर आप फेंकोगे तो वो यहीं गिर जाएगा। पॉइंट यहां पर यह कि आपको कोई ना कोई इसको एंगल कोण देना पड़ेगा। तो ये समझ में आया यहां से हमें कि अगर आप उसको 45 डिग्री, 37 से 45 डिग्री तक अगर फेंकते हैं तो वो सबसे दूर जाएगा। अगर कोई बोले सर 45 डिग्री ज्यादा फेंकूंगा तो क्या होगा, तो अगर आप 45 से ज्यादा फेंकोगे तो वो यूं जाएगा और यूं गिर जाएगा। मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप कम फेंकोगे तो भी यहीं गिर जाएगा, ज्यादा जितना ऊपर फेंकोगे तो भी आगे गिर जाएगा, बट एक ऐसा एंगल है 45 जिसमें वो सबसे दूर जाएगा, और वो सबसे जो दूर जाएगा वो है इसका 45 डिग्री। तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर एंगल बढ़ाता जाऊं, कोण बढ़ाता जाऊं तो मेरा परास बढ़ता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ऐसा कोण है जिसपे आपका परास अधिकतम होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जो ताकतवर इंसान है तो ऐसे तो भाला बहुत दूर फेंक सकता है, ऐसा नहीं होता, टेक्निक भी होती है। तो वो कितने एंगल पर फेंक रहा है, किस तरीके से हाथ को मोड़ रहा है, हवा का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, हवा कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है ना, हवा की दिशा क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी बस हम ये ध्यान में रखते हैं कि मैक्सिमम अगर उसको फेंकना था नीरज को या फिर किसी को, तो वो कोशिश करता है 40 से 45 के बीच में ही उसको फेंके, बिकॉज एग्जैक्ट 45 डिग्री कैसे फेंकेगा, उसको क्या पता 45 डिग्री कहाँ है। तो वो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के साथ आपको वो एंगल का पता रहता है कि मुझे कितने एंगल से फेंकना है, उसके लिए मुझे कितना झुकना पड़ेगा, क्या एलिवेशन रखना पड़ेगा। तो एक दिन की बात नहीं है कि हाँ चलो ठीक है 45 डिग्री पर फेंकना है, चलो फेंकते हैं, पर आपको वहां को थोड़ी दिया हुआ है कितना डिग्री है 45 होता है, तो आपको वो माइंड के अंदर प्रैक्टिस से लाना पड़ता है कि 45 डिग्री किसके आसपास होगा अगर मैं फेंकूंगा तो, ठीक है। उसके अलावा यू भी तो है ही है, यू भी तो आपको ज्यादा करना है, तो दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, यू भी ज्यादा होना चाहिए और थीटा भी आपका 45 होना चाहिए, तो ही आपका जो परास है वो सबसे ज्यादा होगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? तो एग्जैक्ट 45 तो नहीं होता, ये हम आदर्श स्थिति पढ़ते हैं, आइडियल पढ़ते हैं। वास्तविक में हवा भी चलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, गोला फेंके उसमें भी यही रूल है, बिल्कुल नीतीश यही है, गोले के अंदर भी 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम जाएगा। सिर्फ गोला ही नहीं, डिस्कस थ्रो होता है ना, इवन जैवलिन थ्रो होता है, जिसमें भी थ्रो वाले जितने भी गेम होते हैं सब में यही सीन होता है। वो अपन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हैं, वो ये नहीं नापते कि हाइट क्या है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, क्योंकि वहां तो ऐसा है नहीं कि भैया वो मार्क कर दिया कि ये 45 है चलो यहाँ से फेंक दो, नहीं, क्योंकि जब वो भागता हुआ आता है तो एंगल हिल भी तो जाता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, एक दिन से नहीं आती हैं, और साथ साथ उसको अपनी स्पीड पे भी ध्यान में रखना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा हमारा यहाँ पर मेन ये है कि अगर थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो मेरा परास सबसे ज्यादा होगा, रेंज मैक्सिमम होगी, और रेंज मैक्सिमम का जो फॉर्मूला वो बनेगा u²/g। और ये क्यों बनेगा, सीधी सी बात है, साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, तो इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि आर मैक्स का सूत्र ये होता है। सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख देना अगर समझ में आ गया है तो। सभी को क्लियर है चीजें? गोली छोड़ने के लिए भी सेम ही है, गोली जब छोड़ते हैं तो वो भी हमारा प्रक्षेपीय गति ही होता है, ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखना है। सभी को यहां तक समझ में आया? एक बार मुझे बताओ। ठीक है, चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि किस थीटा पर मैक्सिमम होता है और उसका मान क्या होता है। जनरली अगर नहीं हो तो अधिकतम, तो आर का फॉर्मूला तो है ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है ऊंचाई का खेल। अब ऊंचाई यहां पर देखो बच्चों को कंफ्यूज करती है कि ऊंचाई यहां पर कौन सी है। ऊंचाई का मतलब होता है जब आपने प्रक्षेप्य गति करी तो ऊंचाई तो ये भी है, ऊंचाई तो ये भी है, तो हमें ये ऊंचाइयों से मतलब नहीं है। हमें ये ऊंचाई से वो मतलब है जहां पर ये इससे ऊपर ना जा पाए, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है। तो हमें ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना है, हमें सारी हाइट का नहीं निकालना है। हमें वो हाइट बतानी है जिससे ऊपर अब वो वस्तु नहीं जाएगी, ठीक है, हमें वहीं पर ध्यान रखना है। अब इसका फॉर्मूला भी वही, उसी में भी u और थीटा ही आएगा, है ना, और g आएगा। तो कुल मिला के इन्हीं से मिलकर हमारे सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर, अब यहाँ 2 नहीं होता, स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमारे हाइट का सूत्र हो गया, यानी कि मैक्सिमम ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। सभी को क्लियर है। अब इसके अंदर भी एक और केस आता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी हाइट जो है वो सबसे ज्यादा हो। मैं चाहता हूं कि जो नहीं भाई, ये इसमें तो सारी डिग्री से पढ़ना पड़ेगा आपको, 45 डिग्री से भी, 90 डिग्री से भी, 0 डिग्री से भी, हर डिग्री से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 360 डिग्री तक घूम घूम के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हमने वहां देखा था कि हमारा परास मैक्सिमम कब हो सकता है, और हम चाहते हैं कि अब ये वाली हाइट मैक्सिमम हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि आप दो जने कैच कैच खेल रहे हैं और आपको कोई बोले कि बॉल को ऐसे फेंक कि बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाए, सबसे ज्यादा हाइट पर जाए। तो उस केस में आप, एक ही तरीका है आपके पास कि आप बॉल को ऐसे फेंको कि वो आपके जस्ट आपकी सीध में हो, यानी कि आपके एकदम स्ट्रेट हो। यानी कि अगर आप उसको हाइट पर पहुंचाना चाहोगे तो आप देखना कि जब आप अपन हाइट में पहुंचाना चाहते हैं तो बॉल बहुत पहले गिर जाती है, यानी कि उसका परास कम हो जाता है। तो सही बात है, अगर मैं इस बॉल की हाइट बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये मैक्सिमम हाइट पे जाए, तो सीधी सी बात है परास कम होता जाएगा, और सही बात भी है। तो ऐसे ऐसे अगर मैं कम करता जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें सबसे ज्यादा ये ऊपर जाएगा, वो वही पॉइंट है जहां से उसने गेंद को फेंका है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप जहां पर खड़े हैं वहीं से अगर आप सीधा बॉल को फेंकेंगे तो आपकी बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी। अब बात आती है, ये तो चलो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब आप मुझे बताओ कि इस समय 37 से इसका कोण कितना है, 90 डिग्री। तो बात हो गई ना 90 डिग्री। तो जब आप किसी गेंद को 90 डिग्री पर फेंकेंगे, सर कल परीक्षा है, क्या करना है, कौन सी परीक्षा है बगड़ाराम, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप 90 डिग्री से किसी भी गेंद को, किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो वो बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाती है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर जाती है। यानी कि उस केस के अंदर, यही इक्वेशन होती है वो। इस केस के अंदर वो जो गेंद है वो बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगी, वो बिल्कुल भी परास नहीं करेगी, वो वहीं पर गिर जाएगा। अच्छा, जिसकी भी परीक्षा है सभी को बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, ऑल द बेस्ट, बहुत सारा ढेरों ढेरों ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करें एग्ज़ाम के अंदर, यही मैं कामना करता हूं और सभी कामना करते हैं आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हों, ठीक है। बिल्कुल, जिसका भी एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखें, आपकी प्रिपरेशन पे आप भरोसा रखें, सभी का अच्छा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, ओके, समझ में आ गया। तो इस केस में हम थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री, और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि मेरा h कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना होता है 90 मतलब 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो h क्या बन जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। और इस केस में अगर मैं आपसे बोल दूं परास क्या है, तो परास हो जाएगा 0। सही बात है ना। अगर आप इसको मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका परास 0 हो जाएगा, पर गेंद बहुत ऊंचाई पर चली जाएगी। अगर जेवेलियन थ्रो का टास्क ऐसा होता है कि आपको बहुत ऊपर फेंकना है वाला, आपका अगर ये टास्क होता है कि आपको मैक्सिमम ऊंचाई पर फेंकना है, तो वो 45 डिग्री पर नहीं फेंकते, वो फेंकते उसको 90 डिग्री पर वो है कि उसको वहां से फेंकने के बाद वहां से भागना भी पड़ता, क्योंकि वो वापस वहीं आएगा, ठीक है। गुरुजी प्रणाम, डर लग रहा है गुरुजी। अरे किससे डरते हो, आर्मी में जा रहे हो और डर वाली बातें कर रहे हो, गलत बात। कौन है ये त्रिशूल, डर वाली बात क्या है इसमें बताओ। आर्मी की तैयारी कर रहे हो और डर की बातें कर रहे हो। आर्मी का पहला सिद्धांत, डर नाम की कोई चीज नहीं होती। अब वो डर भली फिजिकली हो, शरीर वाला डर हो, या फिर वो मेंटली हो, है ना, मानसिक डर हो,
दोनों तरीके के डर की जगह आर्मी में नहीं होती। खुद को उस तरीके से तैयार करो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बताओ, कोई भी चीज का ज्यादा से ज्यादा क्या, मरोगे तो नहीं ना, मर जाओगे तो भी क्या, देश के लिए मरोगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डरना नहीं है। सब आर्मी की तैयारी कर रहे हो और तुम सब फ्यूचर हमारे यहाँ के वो हो, रक्षक हो, तो डरने वाली बात, आप डरोगे तो हम सबका क्या होगा। आंदोलन उग्र रूप लिया हुआ है, चलो आंदोलन से कुछ फर्क पड़े जाए तो अच्छी बात है। परास लमसम, हाँ लमसम जीरो ही होगा, हम यहाँ पर सारी चीजें आदर्श वाली पढ़ते हैं, ठीक है, वास्तविक में तो ऐसा होता भी नहीं है, एग्जैक्ट जीरो पर फेंकना भी बहुत मुश्किल है। मेडिकल से ठीक है, फौजी को हाँ डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं है लाइफ में, कोई भी डरे नहीं, डरना क्यों है, इंसान डर तब डरता है तो और चीजें खराब करता है। कोई भी चीज करो डरो मत, बस निडर होके करो वो चीजें, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, भगवान आपके जैसे और भी लोगों की परीक्षा ले रहा है, आप अकेले नहीं हो, तो अपने आप को जो कॉन्फिडेंट रखता है तो उसके साथ भगवान भी होता है, टेंशन मत लो, डरो मत, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ यही कहूँगा, डरने से कुछ होने वाला है नहीं, अगर डरने से अच्छे नंबर आ जाते तो भैया हम सब डर लेते हैं, ठीक है, डरने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डरना है ही नहीं, ठीक है, और अपने आप को मजबूत रखना है। लाइफ में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, फौज में जाने के बाद भी ऐसा तो है नहीं आप जाते ही फौज में और आपको हर चीजें आपको आपके हिसाब से होंगी, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जहां पर आपके हिसाब से चीजें हमेशा चलेंगी, नहीं, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, चीजों को परिस्थिति को समझना पड़ेगा, अपने आप को निडर बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अभी तैयारी कर लो, ठीक है। सर अभी नहीं मरना है, शादी के बाद सोचेंगे, हाँ बिल्कुल, मतलब डरना नहीं है, बस सीधी सी ये बात है, जो डर गया वो कर गया, सीधी सी बात है। चलो सभी को बात समझ में आ गई यहाँ तक, चलिए फटाफट एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ताकि अब एक बार हम वापस देख ले हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा था उड़न काल का फॉर्मूला, वो था 2u sin थीटा बाय जी। इसमें अगर आपसे बोल दे कि ऊपर जाने का समय या नीचे आने का समय, तो वो आप कर देना u sin थीटा बाय जी, बस 2 हटा देना इसमें से, और क्या। फिर दूसरा सूत्र हमने देखा था परास यानी कि रेंज का होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक केस हमने देखा था कि अगर आपका थीटा 45 डिग्री हो तो आपकी जो रेंज है वो अधिकतम होती है और वो हो जाती है u स्क्वायर बाय जी, ठीक है। तीसरा केस हमने देखा था ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इस केस में अगर आप देखोगे तो थीटा हम लेते हैं 90 डिग्री पर, हमें ऊंचाई मैक्सिमम मिलती है जो कि कितनी होती है u स्क्वायर बाय 2g। सभी को बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ शादी कर लो, शादी को बड़ा वो कुछ बड़ा काम है क्या? ओके, बात सभी को समझ में आई। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, वो ये बन सकता है कि आप इस वाले को देखो, आर मैक्स को देखो, है ना, अभी आप इसको देखो, आर मैक्स को देखो और हमारे इसको देखो एच मैक्स को, इन दोनों पर ध्यान दो, इन दोनों पर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि इन दोनों में हम संबंध निकाल सकते हैं। कैसे? अच्छा, यहाँ का u स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ पर आप देखो और यहाँ पर देखो, दोनों में क्या फर्क, क्या मतलब सिमिलैरिटी है, क्या इसमें सेम चीज आ रही है, u स्क्वायर बाय जी दोनों में आ रहा है, दिख रहा है, तो मैं क्या दोनों में संबंध निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। कैसे निकाल सकते हैं? हम आर मैक्स का मान u स्क्वायर बाय जी यहाँ पर रख सकते हैं, तो एच मैक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, u स्क्वायर बाय जी की जगह मैं आर मैक्स लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर मैक्स बाय 2। तो आप ऐसे भी इसमें संबंध निकाल सकते हो। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई इंसान किसी वस्तु को लेट से 80 मीटर तक अधिकतम दूर फेंक सकता है, अगर कोई इंसान किसी वस्तु को मैक्सिमम 80 मीटर तक दूर फेंक सकता है, तो वही इंसान उस बॉल को कितना ऊपर फेंकेगा। तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, उसको जस्ट आधा कर दोगे, तो मैक्सिमम वो 40 मीटर तक उसको ऊंचाई पर फेंक सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गया? भाई आर्मी में जा रहे हो, ये मुझे कैसी हो देश, फिकर अगर रस्तों की होती, नशा वर्दी का ना होता, डर अगर मौत का होता, तो सपना फौज का ना होता। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है हर्षित की, दैट्स लाइफ, बिल्कुल।
ये प्रोफेशन आपने अपने हिसाब से चुना है तो खुद को उस हिसाब से तैयार करें। अच्छा, अब ये देखिए, ये वही चीज़ है मैंने भी आपको समझाई है, ठीक है, वही सेम चीज़ है जो भी मैंने अभी आपको बताई है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो वैसे हम कर चुके हैं, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। आर्मी में गए मर में जाएंगे ही शादी करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, आर्मी में जाएंगे तो ही शादी करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। जय श्री राम। पता है होता क्या है कि हम किसी चीज के पीछे इतना वो हो जाते हैं कि हमें उसमें जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, तो हम उसके अभाव को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, गलत नहीं, बिल्कुल सही है। आप एकदम उसके पीछे से आप लगे हो कि मुझे जाना है, आर्मी में जाना है, बट तरीके क्या हैं जाने के, आप उसके बारे में और ध्यान दें। आप देखें कि मुझे इसमें अपने आप को और कैसे इंप्रूव करना है। हमें बस ये है कि हमें जाना है, जाना है, हमें जाना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें आर्मी में जाना है, बट क्या क्या ऐसे रास्ते हैं। मानता हूं भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, चलो और क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में आप हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ सोचते रहें। अगर ये रास्ता नहीं खुलता तो और कोई रास्ता है आर्मी में जाने का, ये रास्ता नहीं खुलता तो और कोई रास्ता है जिसमें मैं आर्मी में जा सकता हूं। आज नहीं तो अगले साल अगर कुछ ऐसा आ जाए तो मैं उसमें रास्ते में जा सकता हूं। अपने रास्ते इतने खोलो कि कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि यार अब मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे लाइफ में क्या करूं। मैं आपको ना यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, और ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगी, और मेरे को भी इसने काफ़ी किया है। मेरा एक फ्रेंड था, आप मान सकते हो कि मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग करी है, मैंने यहाँ पर बीटेक करी है, तो बीटेक मतलब 4 साल की होती है, तो उसका पहले 12वीं में जब वो था, ठीक है, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। 12th में वो था, तो 12th में उसने एनडीए का एग्जाम दिया। जो जो बच्चे जानते हैं एनडीए का एग्जाम, एनडीए के एग्जाम में आप ऑफिसर बनते हैं सीधे आर्मी के अंदर। उसको बहुत ज़्यादा शौक था, उसके जो पेरेंट्स थे वो भी आर्मी के थे, तो वो 12th से ही आर्मी आर्मी बहुत उसके पीछे, वो काफ़ी ज़्यादा वो आर्मी में जाने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा वो सोचता था कि जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। ठीक है, एनडीए की तैयारी करी, एनडीए का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर करा, इंटरव्यू तक गया और इंटरव्यू में जाके वो फेल हो गया। अब आपको पता है कि एनडीए में जो एज होती है उसमें इतना मतलब गैप नहीं होता, ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1 या 2 उसको अटेम्प्ट मिले थे, तो एक अटेम्प्ट में तो उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, एक में जब निकला तो इंटरव्यू में फेल हो गया। तो एनडीए के रास्ते हो गए उसके लिए बंद, एनडीए के रास्ते हो गए उसके लिए बंद। अब उसके बाद बताओ क्या चाह रहा था। अब वो ये सोच सकता था कि मैं अब आर्मी में जा ही नहीं सकता, मेरे लिए सारी चीजें खत्म, ठीक है, सारी चीजें खत्म। बट उस भाई ने वहां पर भी अपना हिम्मत नहीं छोड़ी, ना ही अपना गोल छोड़ा। आर्मी में जाना है तो जाना है। वहां से उसने फिर 4 साल की बीटेक करी, मेरे साथ उसने बीटेक की डिग्री करी 4 साल की। 4 साल में उसको पता था कि मेरा आर्मी में अभी जाने का कोई सीन नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो क्या करूंगा। तो वो 4 साल तक उसने अपनी बीटेक पे ध्यान दिया। बीटेक जो कि आर्मी से बहुत अलग है, उसको अपनी इंजीनियरिंग करने का मेन ये था कि मुझे नंबर अच्छे लेके आने हैं। इसका मतलब ये है कि बीटेक करने के लिए भी उसने बहुत मेहनत करी, और बीटेक में भी वो 70% कुछ लेके आया था, प्लस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उसने 70% लिए थे। अब उसका ये था कि उसका एम उसको पता था, ये एम तो था काफी लंबा था। उसने 12वीं से ही सोच लिया था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, बीटेक करनी है। बीटेक का फर्क क्या होता है कि बीटेक से आपको ना 2 एंट्री खुल जाती है, एक आपकी टीजीसी होती है, एक एसएससी होती है। मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्ट एंट्री होती है आर्मी के अंदर, एयरफोर्स आर्मी के अंदर। बेसिकली अगर आपको डायरेक्ट आर्मी में एसएसबी यानी कि इंटरव्यू में जाना है, वो आपके किस आधार पर होती है, आपके परसेंटेज के आधार पर। तो उसके परसेंटेज इतने अच्छे आए थे कि उस समय उसको दोनों के अंदर कॉल आ गया बीटेक कंप्लीट होते ही। और आप मानोगे नहीं, बीटेक कंप्लीट होते ही उसका पहला इंटरव्यू टीजीएस में था और उसका सिलेक्शन हो गया। पहला ही इंटरव्यू था और वो सिलेक्शन हो गया। तो पॉइंट यहां पर सिर्फ मेरा आपको ये बताना है कि उसके बीच में उसको इतना साल का गैप मिला, तो कई बच्चे अपने गैप से, अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार चलो ठीक है, सीडीएस भी ऑप्शन था उसके पास, बट उसका पहले में ही हो गया और वो चला गया, जहां उसको जाना था वहां वो चला गया। पॉइंट मेरा यहां पर सिर्फ ये है कि लाइफ में चीजें बहुत आएंगी, है ना, रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। अब मैं हर एक बच्चे का यहाँ पर मैं जानता नहीं हूँ, तो हर बच्चों का हो सकता है अलग एज हो, अलग एंट्री हो। मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसमें अच्छे से जानते होंगे। बस मेरा जो समझाने का आपको एक मेन कारण था, आप आई होप सब समझ गए होंगे। आप बोल रहे होंगे सर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है इस समय जहां पर डेट्स का कुछ पता नहीं चल रहा है, एज का पता नहीं चल रहा है, चीज़ों का पता नहीं चल रहा है, कब होना है कब नहीं होना है। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझें। एंड आई होप सभी ने कुछ ना कुछ इस एग्जाम्पल से सीखा होगा। ठीक है, तो
सर बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, बट ठीक है चलो। अच्छा, इसका आंसर 90 डिग्री है, बिल्कुल सही, बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आपको मैंने पूछा था, तो आप डायरेक्ट इसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन को करें, और ये क्वेश्चन भी असल में सेम ही है, बस इसमें आपसे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम रेंज क्या है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। आई होप सभी मोटिवेट भी होंगे। गुड, चलिए इसका जवाब देते हैं। मोटिवेट आप खुद से होंगे, आपको रास्ते ढूंढने हैं जाने के, ठीक है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। कल की क्लास में क्या होने वाला है तो मैं बताना चाहता हूँ। कल की क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मोशन के, मिक्स क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो पढ़ी है, अब उसका मेन काम आएगा कि हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे। तो कल की क्लास में हम प्रश्न ही प्रश्न करने वाले हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा उस क्लास में आए और प्रश्न को करते हैं, ठीक है। चलिए सभी अपना ध्यान रखना, और जिसका एसएससी जीडी का एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे नंबरों से उसमें आप पास होंगे, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उसको फुलफिल करेंगे। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।